गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं टीचिंग लर्निंग और सामाजिक विज्ञान शिक्षण में ज्ञानवर्धन के लिए भाषण एवं पाठ्यपुस्तक विधि, भावनात्मक विकास के लिए अभिनय और भूमिका निर्वाह विधि, कुशलता और योग्यता के लिए प्रयोगशाला विधि, योजना विधि, सामाजिक अभिव्यक्ति और समस्या विधि उपयुक्त मानी जा सकती है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में व्यवहारिक रूप से पाठ्यपुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि, नाट्य रूपांतरण विधि, तुलनात्मक विधि आदि महत्वपूर्ण है। ऐतिहासिक और राजनीतिक, सामाजिक और भौगोलिक आर्थिक क्षेत्रों में घटित घटनाओं का समावेश समसामयिक घटनाओं में होता है। छात्र रुचि और कुशलता के विकास के लिए पाठ्य सहगामी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान मंडल, सामाजिक विज्ञान कक्ष, व्याख्यान, परिसंवाद, प्रतियोगिता, सामाजिक सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण या पर्यटन, फिल्म स्क्रीनिंग आदि गतिविधियां पाठ्य सहगामी गतिविधियां हैं। शिक्षण के उद्देश्य। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों के बारे में हम जान सकेंगे। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों के गुण व दोषों के बारे में, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विभिन्न विधियों की उपयोगिता के बारे में, विभिन्न पाठ्य सहगामी गतिविधियों से हम अवगत होंगे। तो विषय विवेचन में जब सामाजिक विज्ञान शिक्षण की विधियां के बारे में बात करते हैं तो जॉन इमास कॉमेनियस ने कहा कि शिक्षक को अपना अध्ययन कार्य करते समय छात्रों की ज्ञानेंद्रियों को जागृत करके ज्ञान एवं समझदारी को विकसित करना चाहिए। रूसो ने प्रगतिशील शिक्षकों के लिए क्रियाशीलता द्वारा सीखना, प्रयोग द्वारा सीखना, निरीक्षण द्वारा सीखना आदि सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। रूसो के शिष्य पेस्टोलॉजी के अनुदेशन को मनोवैज्ञानिक बनाने पर बल दिया है। पेस्टोलॉजी के शिष्य फ्रोबेल ने किंडरगार्टन पद्धति को और हर्बर्ट ने अनुदेशन विधि को जन्म दिया। मेरिया मॉन्टेसरी ने स्वशिक्षा द्वारा शिक्षा, प्रोबेल ने खेल द्वारा शिक्षा, जॉन डेवी ने अनुभव द्वारा शिक्षा को शिक्षा का आधार बनाया है। आज शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान को शिक्षार्थी तक पहुंचाना ही नहीं बल्कि शिक्षार्थी का सर्वांगीण विकास है। अधिक से अधिक अनुभव उपलब्ध करा के शिक्षार्थी का विकास संभव है क्योंकि सामाजिक अध्ययन की शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षण विधि का स्थान महत्वपूर्ण है। निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति कर बालकों में वांछित व्यवहारों में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षण विधि उपयुक्त है। तो शिक्षण विधि का अर्थ क्या है? योजना, नियोजन तथा निर्देशन वह कला अथवा विज्ञान है जिसके विहत सेनाओं के कार्य एवं गति संचालित होती है। अकॉर्डिंग टू शब्दकोश डिक्शनरी, अकॉर्डिंग टू स्टोन्स एवं मॉरिस, शिक्षण विधि का अर्थ है शिक्षण पाठ्य योजना की एक सामान्य योजना है जिसमें संरचना अनुदेशन के उद्देश्यों के संदर्भ में अधिगमकर्ता के वांछित व्यवहार तथा योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक नियोजित युक्तियों की रूपरेखा सम्मिलित होती है। पाठ्य योजना बृहत विकास योजना का एक अंग होती है। शिक्षण पद्धति शिक्षक द्वारा संचालित वह क्रिया है जिससे विद्यार्थियों को ज्ञान की प्राप्ति होती है, ऐसा वेस्ले ने कहे थे। और जॉन डेवी ने कहा था कि शिक्षण पद्धति के द्वारा हम पाठ्य सामग्री को व्यवस्थित करके निष्कर्षों को प्राप्त करते हैं। थॉट एवं गैर बेरिच ने कहा था कि विधि प्रक्रियाओं की वह सुपरिभाषित संरचना है जिसमें परिस्थितियों की मानकों के अनुसार प्रविधियां एवं युक्तियां निहित होती हैं। तो शिक्षक द्वारा संचालित जिन क्रमबद्ध विधियों के सहारे से छात्रों को ज्ञान की उपलब्धि होती है उस क्रमबद्ध विधियों को शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षण को प्रभावोत्पादक बनाने वाले साधक को शिक्षण विधि कहते हैं। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बनाई गई नीतियों की शिक्षण योजना को शिक्षण विधि कहते हैं। छात्रों के मस्तिष्क, कर्म और भावनाओं के क्षेत्र में अपेक्षित परिवर्तन लाना अध्यापन का उद्देश्य होता है। मन, कर्म, हृदय की प्रवृत्तियों से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास शिक्षा से अपेक्षित है। शिक्षक किसी एक विधि का प्रयोग करके अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सकते। शिक्षक को अपने उद्देश्यों की अधिकतम पूर्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि का चयन करने के लिए सभी अध्यापन विधियों का ज्ञान होना आवश्यक है। साज सज्जा, उपागम, विषय वस्तु का संगठन, शिक्षक छात्र संबंध, छात्र छात्र संबंध, छात्र सहभागिता, सीखने के सिद्धांत, विचार की स्वतंत्रता, शिक्षा के लक्ष्य, ज्ञानेंद्रियों पर आधारित विभिन्न विधियों का निर्माण हुआ है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन की कोई एक सर्वश्रेष्ठ विधि नहीं बताई जा सकती। छात्रों की रुचि, योग्यता, आयु एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षण विधि का चुनाव ही सर्वश्रेष्ठ विधि कहलाती है। विनिंग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ विधि वही है जो अभिरुचि और प्रयत्न को बढ़ावा दे एवं क्रियाशीलता और अभिक्रमशीलता को विकसित करे, छात्रों के स्वतंत्र चिंतन और निर्णय के उद्दीपन करें और सहयोग तथा समाजीकरण को स्थापित करें। ज्ञानवर्धन के लिए भाषण एवं पाठ्यपुस्तक विधि, भावनात्मक विकास के लिए अभिनय और भूमिका निर्वाह विधि, कुशलता और योग्यता के लिए प्रयोगशाला विधि, योजना विधि, सामाजिक अभिव्यक्ति और समस्या विधि उपयुक्त मानी जा सकती है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में व्यवहारिक रूप से पाठ्यपुस्तक विधि, व्याख्यान विधि, कहानी विधि, नाट्य रूपांतरण विधि, तुलनात्मक विधि आदि महत्वपूर्ण है। फिर है हम पहले जिस विधि के बारे में बात करने वाले हैं वो है पाठ्यपुस्तक विधि। इसमें सबसे पहले छात्र अनुभव तथा ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ढंग से करते हैं। प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक वस्तुओं के बारे में ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानकारी प्राप्त की जाती है। पुस्तक और मौखिक प्रस्तुतिकरण द्वारा अप्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त की जाती है। छात्र पुस्तकों में सम्मिलित विचार और मौखिक रूप से किए गए प्रस्तुतिकरण द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान प्राप्ति का एक स्रोत पाठ्यपुस्तक भी है। वेस्ले ईबी ने परिभाषा दिया है, पाठ्यपुस्तक विधि शिक्षण की वह प्रक्रिया है जिसका तत्कालीन उद्देश्य पाठ्यपुस्तक में निहित सूचनाओं की समझदारी प्रदान करना होता है। इस परिभाषा के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने का साधन पाठ्यपुस्तक को माना गया है। पाठ्यपुस्तक विधि में पाठ्यपुस्तक में दिए हुए विचार या तथ्यों को ज्ञात करने का साधन पाठ्यपुस्तकें हैं। पाठ्यपुस्तक विधि में पठित पाठ की मौलिक आवृत्ति करवाते हैं। शिक्षक पहले जिन छात्रों को पाठ्यपुस्तक में से कोई पाठ याद करने को कहते थे, दूसरे दिन उसे मौखिक रूप में सुनते थे। इस विधि में पाठ्यपुस्तक को रटने के बजाय विषय को समझने का प्रयास होता है। पाठ्यपुस्तक का उपयोग पाठ को समझने के लिए किया जाता है। इस विधि से छात्रों में अर्जित ज्ञान को अभिव्यक्त करने की शक्ति विकसित होती है। इस विधि से लेखन कला का भी विकास किया जाता है। इस विधि के अनुसार छात्रों के पाठ
छात्रों के अध्ययन के लिए पाठ निर्धारित किया जाता है। पाठ के लिखित सारांश पर छात्र शिक्षक चर्चा परिचर्चा करके विषय की निश्चित धारणा बनाते हैं। शिक्षक अपना पृथक कार्य निर्धारण पाठ्यपुस्तक के पाठों के आधार पर करता है। इस विधि की सहायता से ज्ञान प्राप्त करने के लिए अन्य पुस्तकें पत्र पत्रिकाओं से सामग्री संकलित करनी पड़ती है। इस विधि से छात्र पुस्तकालय का उपयोग करना सीखता है। विभिन्न स्रोतों से सामग्री संकलित करने की आवश्यकताओं से स्वक्रिया द्वारा ज्ञान अर्जन, स्वाध्ययन की आदत, रुचि का विकास, समझने की शक्ति, चिंतन शक्ति, तर्क शक्ति, निर्णय शक्ति आदि क्षमताओं का विकास पाठ्यपुस्तक विधि से संभव है। पाठ्यपुस्तक विधि द्वारा छात्र स्व अध्ययन की प्रेरणा पाते हैं। पाठ्यपुस्तक विधि द्वारा निर्धारित कार्य छात्रों के विभिन्नता की संतुष्टिदायक और मानसिक क्षमता के अनुकूल होनी चाहिए। पाठ्यपुस्तक के साथ साथ अन्य संदर्भ साधन एवं सहायक सामग्री का अध्ययन करके निर्धारित कार्य पूरा कर सकेंगे। छात्रों में स्वतंत्र अध्ययन की प्रेरणा विकसित होकर आदत बनाने वाले कार्य का निर्धारण होना आवश्यक है। यह निर्धारित कार्य छात्रों के जीवन से संबंधित हो, चिंतन और आलोचनात्मक दृष्टि से उभरने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। छात्रों में पुस्तकों के उपयोग की प्रेरणा से स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। शिक्षक को पाठ के संदर्भ में उपयुक्त संदर्भ पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं छात्रों के ज्ञान वृद्धि के लिए उपलब्ध कराना आवश्यक होता है। तो पाठ्यपुस्तक विधि के गुण में सबसे पहले छात्रों में स्वाध्याय की आदत का निर्माण करती है। दूसरा, छात्रों में अध्ययन की निपुणता बढ़ाती है। छात्रों का दृष्टिकोण पुस्तक से झलकता है। छात्रों का पढ़ने का स्वभाव बनाती है। छात्रों में अभिव्यंजना शक्ति, स्मरण शक्ति का विकास किया जाता है। तथ्य या विचार को कंठस्थ करने के लिए यह विधि उपयुक्त है। पाठ्यपुस्तक विधि में मितव्ययता, समय बचत, सक्रियता, बोध ग्रहणीयता, कार्य नियोजन, कार्य निपुणता आदि गुण होते हैं। और इसके दोष भी हैं। पाठ्यपुस्तक विधि के दोष, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण नहीं करती है। छात्रों के मानसिक स्तर को संवृत्त बनाने में असमर्थ रहती है। यह विधि शिक्षण सूत्रों की अपेक्षा करती है, जैसे सरल से कठिन की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क सम्मत की ओर आदि। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। कक्षा का वातावरण अरुचिकर व नीरस हो जाता है। छात्रों में पूर्व ज्ञान जागृत करने में असमर्थ रहती है। तो अब हम पढ़ेंगे व्याख्यान विधि। प्राचीन काल से शिक्षण में इस विधि का प्रयोग किया जा रहा है। आज भी शिक्षण विधियों में व्याख्यान विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। उच्च कक्षाओं में इस विधि का अधिकतर उपयोग किया जाता है। पाठ्य वस्तु का चयन और पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण का ढंग एक व्याख्यान विधि की सफलता निर्भर होती है। व्याख्यान विधि की सफलता के लिए प्रस्तुतकर्ता में तैयारी, योग्यता, सुस्वर होना आवश्यक है। शिक्षण को पूर्ण तैयारी के लिए व्याख्यान छात्रों के समक्ष रखना जरूरी है। छात्रों को प्रश्न पूछकर उन्हें सक्रिय रखना जरूरी है। सामाजिक समस्या, योजना, संस्थाओं पर समग्र चर्चा के लिए यह विधि उपयुक्त है। शिक्षक अपने कौशल्य से समग्र पाठ्यांश छात्रों के समक्ष रख सकते हैं। तथ्यों तथा धारणाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रतिपादन करना व्याख्यान विधि का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। रिस्क जिन्हें परिभाषा दिया था, उनके अनुसार व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों, प्रत्ययों व संबंधों का स्पष्टीकरण है जिन्हें शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले समझें। बेंग के अनुसार बड़ी कक्षाओं में प्रयोग की जाने वाली पद्धति व्याख्यान एक व्यवहारिक विधि है। जेम्स एमली उनके अनुसार व्याख्यान शिक्षण की शास्त्रीय पद्धति है जिसमें शिक्षक औपचारिक रूप से नियोजित रूप में किसी प्रकरण या समस्या पर भाषण देता है। व्याख्यान विधि से छात्रों को अध्ययन में कोई असुविधा न होकर सुबोध तथा सुगम रूप में सिखाया जा सकता है। इस विधि द्वारा शिक्षक इकाई की संक्षिप्त रूपरेखा रख सकता है। व्याख्यान देते समय तैयारी के साथ शिक्षक को विषय के प्रति रुचि तथा उत्साह प्रदर्शित करना चाहिए। व्याख्यान के साथ साथ अतिरिक्त स्रोत जैसे कैसे उपलब्ध होंगे, इसकी जानकारी छात्रों को देना जरूरी है। विषय स्पष्टीकरण के लिए यह विधि उपयुक्त है। छात्रों को सरल तथा सुबोध बनाने के लिए शिक्षक को उचित प्रयास करना जरूरी है। छात्रों की समय बचत, स्वाध्ययन, नवीन कार्य निर्धारण के लिए इस विधि का पर्याप्त उपयोग करना चाहिए। ऐतिहासिक विषय की प्रस्तावना तथा सारांश के लिए व्याख्यान विधि महत्वपूर्ण है। व्याख्यान विधि के गुण है: इकाई की संक्षिप्त रूपरेखा के लिए लाभदायक है। विषय स्पष्टीकरण के लिए यह विधि उपयुक्त है। छात्रों की मानसिक क्रियाएं होती हैं। ऐतिहासिक विषय की प्रस्तावना तथा सारांश के लिए महत्वपूर्ण है। उच्च कक्षा में व्याख्यान का महत्व अधिक है। छात्रों को कुशल श्रोता बनाने में काफी हद तक प्रोत्साहित कर सकते हैं। यह पद्धति कम व्ययशील है। श्रवण क्षमता, एकाग्रता, चिंतन शक्ति, तार्किक दृष्टिकोण, शैक्षिक कुशलता विकसित होती हैं। व्याख्यान विधि के दोष: इसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता बन सकता है। यह विधि निम्न कक्षा के शिक्षण के लिए अनुपयुक्त है। छात्रों को सतत संचेतन रखने में असफल है। कुशल शिक्षक का अभाव विधि की सफलता में बाधक होती है। शिक्षण के सैद्धांतिक पक्ष पर ही यह विधि केंद्रित करती है। छात्रों के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ज्ञान में नहीं लिया जाता। कमजोर छात्रों के लिए यह पद्धति उपयुक्त नहीं है। व्याख्यान पद्धति शिक्षक केंद्रित पद्धति है। श्रवण आधारित पद्धति होने के कारण छात्रों का अध्ययन केंद्रीकरण लगातार नहीं रहता। फिर है कहानी विधि प्रस्तावना। सामाजिक अध्ययन की महत्वपूर्ण विधि कहानी विधि है। अध्यापक केंद्रित विभिन्न विधियों में कहानी विधि महत्वपूर्ण है। बिना उपकरणों का सहारा लिए सबसे अधिक व्यवहारिक विधि कहानी विधि है। छात्रों को विषयों को छात्रों तक पहुंचाने की क्षमता कहानी विधि में होती है। अधिगम का कार्य रोचक, प्रभावी, सफलतापूर्ण बनाने के लिए यह विधि उपयुक्त है। शिक्षक अपने कौशल्य से छात्रों का अवधान आकर्षित करके पाठ को अधिक रोचक एवं सजीव बनाते हैं। यह विधि छात्रों की कल्पना तथा कौतूहल की भावना का समाधान करने के लिए उपयुक्त है। इस विधि की सहायता से छात्रों में नैसर्गिक शक्तियों का विकास होता है। लेखक, सुधारक, महानुभाव, वैज्ञानिक, संत, अन्वेषक, सुधारक, कलाकार, विचारक आदि की कहानी छात्रों को सुननी चाहिए। मुंशी प्रेमचंद जी के अनुसार कहानी एक ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी अंग अथवा एक मनोभाव को प्रस्तुत किया जाए। शिक्षक विषय वस्तु का अध्यापन कहानी की सहायता से करता है। उस विधि को कहानी विधि कहते हैं।
कहानी विधि छात्रों को कहानी सुनाने का लक्ष्य ध्यान में रखकर कहानी का चयन छात्रों के आयु के अनुसार होना चाहिए। चयनित कहानी सरल, संक्षिप्त, अर्थपूर्ण, वास्तविक होनी चाहिए। कहानी को क्रमानुसार स्वाभाविक ढंग से सुनना चाहिए। छात्रों के मानसिक स्तर, स्वाभाविक प्रवृत्ति, अवस्थाएँ, क्रियाशीलता, रुचि के अनुसार कहानी की भाषा, शैली, अभिनय, विषय वस्तु होनी चाहिए। कहानी सुनाते समय श्यामपट्ट, सहायक सामग्री आदि का प्रयोग करके छात्रों को सतर्क तथा सक्रिय बनाए रखना चाहिए। छात्रों में कुतूहल की भावना तथा कल्पना क्षमता अधिक होने से कहानी विधि इन्हें प्रिय होती हैं। छोटी-छोटी एक दूसरे से संबंधित कहानियाँ कहानी विधि को अधिक प्रभावोत्पादक एवं उपयोगी बनाती हैं। छात्रों में कल्पना एवं जिज्ञासा की संतुष्टि के लिए कहानियों का रुचि के अनुसार विवरण महत्वपूर्ण है। कहानी विधि के गुण छोटे बच्चों के लिए रुचिपूर्ण एवं अवधान केंद्रीकरण में लाभदायक है। छात्र शीघ्रता तथा सरलता से ज्ञान ग्रहण करता है। छात्रों के भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्रों के स्मरण, कल्पना, जिज्ञासा, सृजनात्मक चिंतन आदि मानसिक क्षमताओं का विकास किया जा सकता है। छात्रों में नागरिक तथा सामाजिक गुणों का विकास किया जा सकता है। पाठ्यांश का प्रस्तुतिकरण आकर्षक, रोचक, जीवन प्रभावी होता है। छात्रों में अभिव्यक्ति के विकास के लिए यह विधि उपयुक्त है। छात्रों के व्यक्तित्व एवं चरित्र विकास में सहायक आदर्शों का निर्माण कहानी विधि से संभव है। कहानी विधि के दोष हैं। इस विधि की कल्पनाशीलता छात्रों को अवास्तविक तथा अविश्वसनीय बनाती है। कहानी की निरस्तता छात्रों को निष्क्रिय श्रोता बनाती है। यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए अनुपयुक्त है। कुशल शिक्षक का अभाव विधि की सफलता में बाधक होता है। शिक्षक हाव-भाव, शुद्ध उच्चारण, कथन कला आदि गुण का अभाव सफलता में बाधक होता है। फिर है नाट्य रूपांतरण विधि। छात्रों की सृजनात्मक शक्तियों के विकास के लिए यह विधि महत्वपूर्ण है। आधुनिक शैक्षिक प्रक्रिया में यह विधि महत्वपूर्ण है। छात्रों का निष्क्रिय सहयोग प्राप्त करने के लिए यह विधि उपयोगी है। इस विधि की सहायता से विषय को वास्तविक एवं रुचिकर बनाया जा सकता है। इस विधि से छात्रों में विषय ग्रहणता, आत्मविश्वास, आत्माभिव्यक्ति शक्ति का विकास होता है। सामाजिक विज्ञान अध्ययन में नाट्य रूपांतरण विधि सरल एवं सफल विधि है। सामाजिक अध्ययन के पाठ्यक्रम में इस विधि के अनुरूप योग्य सामग्री उपलब्ध होती हैं, जैसे शिवाजी महाराज की आगरा यात्रा, महाराणा प्रताप की जीवनी, टीपू सुल्तान का पराक्रम, संसद भवन की कार्यप्रणाली, ग्रामीण समस्याएं आदि। अभिनय कला से परिचित शिक्षक इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। सामाजिक जीवन की समस्याओं को बोधगम्य रूप से स्पष्ट करने के लिए यह विधि महत्वपूर्ण है। परिभाषा है, अभिनय का अर्थ अतीत या वर्तमान की किसी स्थिति को क्रिया और जीवन देना है। इसका प्रयोग जिस विधि में किया जाता है उस विधि को नाट्य रूपांतरण या भूमिका अभिनय विधि कहा जाता है। नाट्य रूपांतरण विधि के गुण हैं। अभिनय कला प्राप्त शिक्षकों के लिए यह विधि उपयुक्त है। सामाजिक जीवन की समस्याओं को बोधगम्य रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। यह विधि सभी छात्रों को समान अवसर प्रदान करती है। छात्र क्रियाशील रहते हैं। छात्रों के विभिन्न इंद्रियों को कुशल एवं प्रशिक्षित किया जा सकता है। विषय ज्ञान को सरल, बोधगम्य, मनोरंजक बनाकर विषय ग्रहणता को सुगम बना सकते हैं। छात्रों में सहयोग, सद्भावना, साहृणता आदि गुणों का विकास किया जा सकता है। नाट्य रूपांतरण विधि के दोष हैं। यह विधि सभी पाठ्यक्रम के शिक्षण के लिए उपयुक्त है। इसमें सभी छात्र सहभागी नहीं होते हैं। यह विधि उच्च कक्षा के शिक्षण के लिए उपयुक्त है। अभिनय कला प्राप्त कुशल शिक्षक का अभाव विधि की सफलता में बाधक होता है। समय सारणी का नियोजन करना कठिन है। अभिनय कला का अभाव, आर्थिक प्रभाव, संवादों की समस्या, समय का अभाव, अभिनय सामग्री का अभाव आदि कारणों से इस विधि का प्रयोग सम्यक रूप से नहीं हो पा रहा है। फिर है तुलनात्मक विधि। तुलनात्मक विधि वह विधि है जिसमें दो या दो से अधिक चीज़ों की तुलना किया जाता है। उच्च कक्षाओं में तुलना, समानता, विषमता आदि शिक्षण के लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकते हैं। इस विधि का भी सामाजिक विज्ञान शिक्षण में उपयोग किया जा सकता है। परिभाषा है, जिस विधि में दो या दो से अधिक चीज़ों, घटना, व्यक्ति की तुलना की जाती है उस विधि को तुलनात्मक विधि कहते हैं। तुलनात्मक विधि विषय वस्तु के अनुसार छात्रों में पाठ्यांश की तुलना करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। छात्रों में तुलना करने का काम क्रमबद्ध होना चाहिए। तुलनात्मक अध्ययन छात्रों के समूह बनाकर प्रतियोगिता का आयोजन कर श्यामपट्ट का उचित उपयोग कर सफल बना सकते हैं। तुलनात्मक विधि के गुण, छात्रों के मन में जिज्ञासा की भावना विकसित होती है। छात्रों के ज्ञान का स्तर विकसित होता है। छात्रों के नया ज्ञान स्पष्ट होता है, पुराना ज्ञान अधिक स्पष्ट होता है। फिर है तुलनात्मक विधि के दोष। प्रायः यह विधि निम्न कक्षा के शिक्षण के लिए उपयुक्त है और कुशल शिक्षक का अभाव विधि की सफलता में बाधक होता है। फिर है सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समसामयिक राजनीतिक घटनाओं का प्रयोग। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम का आवश्यक एवं प्रमुख अंग तत्कालिक मामलों एवं समसामयिक घटनाओं का अध्ययन करना है। आधुनिक विश्व को छात्रों के समक्ष स्पष्ट करना सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। गतिमान एवं परिवर्तित विश्व को स्पष्ट करने के लिए छात्रों को आधुनिक मामलों की शिक्षा देना आवश्यक है। प्रभावशाली नागरिक के निर्माण में समसामयिक घटनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। विश्व की जटिल समस्याओं से अवगत कराने के लिए समसामयिक घटनाओं का अध्ययन जरूरी है। यह ज्ञान भावी इतिहास के स्वरूप को निर्धारित करने में सहायक है। फिर है मीनिंग ऑफ करंट अफेयर्स। समसामयिक घटनाओं का अर्थ जेरोलीमेक के अनुसार इस पद के अंतर्गत घटनाएं तथा विचार, विषय या मुद्दे दोनों ही आते हैं और यह क्षेत्र में इन दोनों को एकांकी रूप में रखने पर अधिक व्यापक है। आधुनिक घटना वह है जो घटित हो चुकी है। यह महत्वपूर्ण हो सकती है या महत्वहीन भी। तो प्रायः घटित होने वाली खबरों को तत्कालिक घटनाएं कहते हैं। आधुनिक मामलों के अंतर्गत तत्कालिक घटनाओं के साथ घटनाओं की पृष्ठभूमि में छिपे विचार, विषय सम्मिलित होते हैं। जो घटना अभी घटी है उसे पाठ्यपुस्तकों या पाठ्यक्रम में स्थान प्रदान किया जाता है, उसे समसामयिक घटना कहते हैं या करंट अफेयर्स कहते हैं। ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक क्षेत्रों में तत्कालिक रूप से घटित घटनाओं का समावेश समसामयिक घटनाओं
घटनाओं में होता है। समसामयिक घटनाओं का महत्व। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सामयिक घटनाओं का महत्वपूर्ण स्थान है। समसामयिक घटनाओं के अध्ययन से आधुनिक विश्व को सरल एवं स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। परिवर्तित विश्व के स्पष्टीकरण के लिए समसामयिक घटनाओं का अध्ययन आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के पाठ्यक्रम में समसामयिक घटनाओं को सम्मिलित करना आवश्यक है। समसामयिक घटना का समावेश सामाजिक विज्ञान शिक्षण को पूर्णता प्रदान करता है। व्यक्ति एवं सामाजिक जीवन को सफल बनाने के लिए आधुनिक एवं पूर्ण ज्ञान की आवश्यकता है। नवीनतम गतिविधियों की जानकारी समसामयिक घटनाओं से प्राप्त कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए समसामयिक घटनाओं का ज्ञान सहायक होता है। ये परस्पर प्रेम, सहयोग, सहानुभूति आदि भावनाओं के विकास में उपयुक्त होते हैं। मानव समाज के कल्याण एवं उन्नति हेतु विश्व नागरिकता के प्रशिक्षण के लिए समसामयिक घटनाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ करंट अफेयर्स। छात्रों के सामान्य ज्ञान की वृद्धि करना, सामाजिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की बातों को जानने के लिए छात्रों को प्रेरित करना, छात्रों में समसामयिक घटनाओं को पढ़ने, सुनने, समझने व मूल्यांकन करने की क्षमता को विकसित करना, सहानुभूति, सद्भावना को समझने एवं मूल्यांकन शक्ति विकसित करना, विश्व शांति का मार्ग प्रशस्त करना, लोकतांत्रिक नागरिकता के लिए उपयुक्त आदतों, अभिरुचियों, आस्था, कुशलताओं का विकास करना, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि द्वारा प्राप्त सूचनाओं का मूल्यांकन की क्षमता विकसित करना, समसामयिक घटनाओं के प्रति रुचि को विकसित करना, छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन की क्षमता विकसित करना, छात्रों में पक्ष रहित, अंधविश्वास रहित विचारों को ग्रहण करने की क्षमता विकसित करना। समसामयिक घटनाओं के चयन में ध्यान देने योग्य बातें। समसामयिक घटनाओं के चयन में सामाजिक विज्ञान शिक्षण के शिक्षक के निम्न बातें ध्यान में रखनी चाहिए। उपयुक्तता, विश्वसनीयता, क्षेत्र, नवीनता, महत्ता, उपयोगिता, घटित घटना, परिणाम और समसामयिकता। समसामयिकता घटनाओं की शिक्षण विधि। समसामयिक घटनाओं का चयन पाठ्यक्रम में करने के उपरांत उस समसामयिक घटनाओं का शिक्षण छात्रों को देना आवश्यक है। समसामयिक घटनाओं के शिक्षण के लिए विभिन्न शिक्षण विधियां एवं प्रक्रियाओं का चयन किया जाता है। समाजीकृत अभिव्यक्ति, प्रयोगशाला विधि, योजना विधि, व्याख्यान विधि, प्रकरण विधि आदि शिक्षण विधियों का उपयोग समसामयिक घटनाओं के शिक्षण के लिए किया जा सकता है। नवीन प्रकरणों पर प्रतिदिन वाद विवाद, सूचना पट का प्रयोग, विविध क्रियाएं एवं गतिविधियां आयोजित कर सकते हैं, जैसे वाद विवाद, गोलमेज सम्मेलन, पैनल चर्चा, साधनों का निर्माण, अभिनय, प्रस्तुतिकरण, कार्टून निर्माण, स्क्रैप बुक, प्रतिवेदन का निर्माण, आलोचना आदि। पाठ्य सहगामी गतिविधियां। कक्षा में छात्रों की बढ़ती संख्या के कारण शिक्षक छात्रों की तरफ व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान नहीं दे सकता। छात्रों में रुचि, कुशलता के विकास के लिए पाठ्य सहगामी विधियों का आयोजन किया जाता है। सामाजिक विज्ञान कक्ष, व्याख्यान, परिसंवाद, प्रतियोगिता, सामाजिक सर्वेक्षण, क्षेत्र भ्रमण या पर्यटन, फिल्म स्क्रीनिंग आदि गतिविधियां पाठ्य सहगामी गतिविधियां हैं। फिर है पाठ्य सहगामी गतिविधियों का अर्थ। छात्रों में शास्त्रीय दृष्टिकोण विकसित करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। इन गतिविधियों को पाठ्य सहगामी गतिविधियां कहते हैं। पाठ्य सहगामी गतिविधियां जिसमें है क्षेत्र भ्रमण या पर्यटन। सामाजिक विज्ञान की प्रथम पाठ्यपुस्तक स्थानीय वातावरण और सामुदायिक वातावरण प्रयोगशाला है। स्थानीय वातावरण के अध्ययन के लिए भ्रमण या पर्यटन सर्वोत्तम है। समाज का सूक्ष्म अवलोकन इस विधि की सहायता से कर सकते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद क्षेत्र भ्रमण या पर्यटन से ले सकते हैं। स्थानीय समाज के पर्यटनों के स्थानीय समाज के सदस्यों के पारंपरिक संबंध, रीति रिवाज आदि का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भ्रमण या सैर, अध्ययन, यात्रा, क्षेत्रीय पर्यटन आदि युक्तियों से शैक्षिक पर्यटन सफल बनाया जा सकता है। तो क्षेत्र भ्रमण पर्यटन के प्रकार ये हो सकते हैं कि भ्रमण या सैर, फिर क्षेत्रीय पर्यटन, फिर है अध्ययन, यात्रा। तो क्षेत्र भ्रमण या पर्यटन का महत्व है कि विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है। निरीक्षण की सहायता से प्राप्त ज्ञान होने के कारण ज्ञानेंद्रियों की कार्यक्षमता बढ़ती है। छात्रों में शोध वृत्ति का विकास होने के कारण जानकारी प्राप्त करने के लिए खोज करने की क्षमता का विकास होता है। विशिष्ट विषय के संदर्भ में विस्तृत एवं अधिक जानकारी प्राप्त होती है। प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। आनंददायी एवं कृति युक्त शिक्षा उपलब्ध होती है। क्षेत्र पर्यटन में ज्ञानेंद्रिय सक्रिय रूप में कार्य करती है। सहनशक्ति, सहभागिता, अनुशासन, नेतृत्व, उत्तरदायित्व, रुचि, अभिव्यक्ति आदि का विकास सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए उपयुक्त है। ऐतिहासिक स्थल, अन्वेषण, भवन, संग्रहालय, भौगोलिक या सांस्कृतिक पर्यावरण, ग्रामीण परिवेश, आर्थिक, वाणिज्य, वैज्ञानिक महत्व के स्थलों के अवलोकन के लिए उपयुक्त विधि है। फिर है फिल्म स्क्रीनिंग। अध्ययन, अध्यापन क्रिया को सुलभ, सुचारू, मनोरंजक, आनंददायी बनाने के लिए शैक्षणिक साधन उपयुक्त होते हैं। छात्रों को क्रियाशील बनाने के लिए विभिन्न साधनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। छात्रों में योग्यता, रुचि, मनोवृत्तियों को विकसित करने के लिए दृश्य श्राव्य सामग्री सहायक होती है। पाठ्यांश को सजीव, सरल तथा प्रभावी बनाने के लिए यह उपयुक्त है। दृश्य श्राव्य सामग्री में रेडियो, चलचित्र, दूरदर्शन आदि प्रभावी है। दृश्य श्राव्य सामग्री का वर्गीकरण। श्राव्य सामग्री, दृश्य श्राव्य सामग्री। तो पहला है फिल्म खंड, फिल्म स्क्रीनिंग या चलचित्र। प्रथम महायुद्ध के पश्चात विभिन्न विषयों के शिक्षण में चलचित्र का प्रयोग होने लगा था। पश्चिमी देशों में इसका उपयोग विषय शिक्षण के लिए अधिकतर हो रहा है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाने में योगदान
होता है। मानवीय संबंधों को अधिक स्पष्ट करने के लिए सामाजिक विज्ञान शिक्षण में चलचित्र का प्रक्षेपण उपयुक्त होता है। विभिन्न स्थलों के रीति-रिवाज, परंपरा, पोशाक, रहन-सहन, त्योहार, उत्सव आदि का परीक्षण किया जा सकता है। मानव कल्याण एवं अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव विकसित करने में सहायक होता है। सामाजिक विषय शिक्षण में फिल्मों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में समसामयिक घटनाओं की समझ बढ़ाने के लिए ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, भौगोलिक, आर्थिक क्षेत्रों में घटित घटनाओं पर विशेष चलचित्र का निर्माण एवं प्रक्षेपण उपयुक्त होता है। चलचित्र या फ़िल्म खंड या फ़िल्म स्क्रीनिंग का महत्व है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरणा देने का कार्य करती है। अनुभव करने की स्थितियाँ प्रस्तुत करने में सहायक होती हैं। छात्रों की ग्रहण शक्ति को विस्तृत, विकसित एवं व्यापक बनाने में उपयुक्त होता है। छात्रों को स्वयं शिक्षा के लिए प्रेरणा प्राप्त करती है। छात्रों में समझ की शक्ति विकसित करने में सहायक है। छात्र अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार इससे ज्ञान प्राप्त कर सकता है। छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए चलचित्र का चयन महत्वपूर्ण है। फ़िल्म विषय वस्तु में समाहित ज्ञान के लिए सहायक होना चाहिए। शिक्षाप्रद, मनोरंजक, अभिनयपूर्ण, आकर्षक, कलात्मक, रुचिपूर्ण, योग्य भाषा होनी चाहिए। आवाज़ स्पष्ट एवं समझने योग्य होनी चाहिए। चलचित्र प्रदर्शित करने के उपरांत शिक्षकों की छात्रों के साथ चर्चा होनी ज़रूरी है। छात्रों द्वारा पूछे प्रश्न, शंका, समस्या आदि का निवारण शिक्षक द्वारा होना आवश्यक है। छात्रों की समझ की कमी को शिक्षक अपने निवेदन द्वारा पूरा कर सकते हैं। चलचित्र पर लेखन के विषय समझ का ज्ञान प्राप्त होता है। फिर है सर्वे, जिसे हम सर्वेक्षण कहते हैं। सर्वेक्षण द्वारा छात्रों को स्व अन्वेषण के लिए प्रेरित किया जाता है। स्थानीय वातावरण के सर्वेक्षण के लिए यह विधि उपयुक्त है। सर्वेक्षण के लिए कक्षा के छात्रों को 5-6 समूहों में विभाजित कर उनमें आपस में सहभागिता को बढ़ावा दिया जा सकता है। प्रत्येक समूह को एक विषय क्षेत्र का सर्वेक्षण करने का कार्य दिया जा सकता है। उदाहरणतः किसी ग्राम का सर्वेक्षण निम्न आधार पर कर सकते हैं: परिवार की संख्या, परिवार में सदस्यों की संख्या, परिवार में स्त्री-पुरुष सदस्यों की संख्या, परिवार में आय कमाने वाले सदस्यों की संख्या इत्यादि। सर्वेक्षण का महत्व। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में सर्वेक्षण का महत्वपूर्ण स्थान है। सर्वेक्षण द्वारा किसी भी क्षेत्र का सकल ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भौगोलिक स्थिति, ग्राम की भौगोलिक स्थिति कैसी है, पहाड़, नदियाँ, झरने, जंगल, खेती, मौसम की स्थिति आदि की जानकारी छात्र लेंगे। उद्गम एवं विकास, ग्राम का इतिहास क्या है, ग्राम का उद्गम और विकास कैसे हुआ। छात्र ग्राम की वर्तमान एवं प्राचीन विकास की अवस्था की जानकारी हासिल करेगा। आर्थिक व्यवस्था, ग्राम के लोगों का व्यवसाय, आर्थिक उत्पादनों का साधन क्या है, इसकी जानकारी हासिल की जा सकती है। सुविधा, निवास व्यवस्था, दुकान, यातायात, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं की जानकारी छात्र हासिल करेंगे। फिर है शासन व्यवस्था, ग्राम की पंचायत व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि की जानकारी सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त होती है। इस प्रकार सभी छात्र निर्धारित कार्य पूरा करने के उपरांत एक दस्तावेज तैयार करेगा, जिसका वह विश्लेषण करेगा। यह सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त विश्वसनीय आलेख होगा। इस आधार पर उपयुक्त निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आने वाले छात्रों के लिए यह उपयुक्त रहेगा। इसके द्वारा छात्र जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव करेगा। और इसके बाद में है संदर्भ, जिसमें कुमारी सुशीला 2010 इतिहास शिक्षण की आधुनिक विधियाँ, दिल्ली लोक शिक्षा मंच। और फिर है पांडे शिवेंद्र कुमार 2013 समाज अध्ययन शिक्षण की आधुनिक विधियाँ, दिल्ली लोक शिक्षा मंच। और फिर है त्यागी गुरशरण दास 2015 सामाजिक अध्ययन का शिक्षण, आगरा अग्रवाल पब्लिकेशन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक